नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। कोरोना ने के कहर ने देश भर में तबाही मचाई हुई है और अब एक और इन्फेक्शन ने लोगों को डरा दिया है। ये इन्फेक्शन कोरोना से ठीक हुए मरीजों की चिंता को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। ये एक ऐसा खतरनाक इन्फेक्शन है जिससे लोगों की जान बचाने के लिए उनके शरीर के अंग तक काटने पड़ रहे हैं और इस इन्फेक्शन का नाम है ब्लैक फंगस। कोरोना को मात देने वाले लोग ज्यादा इस संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। इसका वैज्ञानिक नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। इस संक्रमण की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। कुछ केसेस में तो लोगों की मौत भी हो रही है। आईसीएमआर के मुताबिक ये एक दुर्लभ तरह का फंगस इन्फेक्शन है जो मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर असर कर रहा है। अगर समय रहते इलाज न मिले तो मरीज की मौत तक हो सकती है। आईसीएमआर के मुताबिक ये फंगस उन मरीजों पर ज्यादा असर करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। खासतौर पर कोरोना के जिन मरीजों को डायबिटीज है। कई राज्य ऐसे हैं जहां से ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए। महाराष्ट्र सरकार को अंदेशा है कि राज्य में 2000 के करीब ब्लैक फंगस के मामले हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के 50 केस सामने आए हैं। गुजरात में 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजस्थान में पिछले 5 दिनों के अंदर 60 केसेस ब्लैक फंगस के मिले हैं। हरियाणा की बात कर लें तो पीजीआई रोहतक में करीब 20 ऐसे मामले सामने आए थे और इनमें से किसी की आंखें चली गई तो किसी का कान। 2 मरीजों की तो मौत भी हो गई है। अब करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भी 2 ऐसे ही मरीजों की पहचान की गई है जो इस इन्फेक्शन से संक्रमित हैं। अब देखिए, आज डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जो बारीकी के साथ इस इन्फेक्शन के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएगा। लक्षण क्या होते हैं इसके और कैसे आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं, तमाम चीजों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स आपको दिखा देते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। बुखार या फिर तेज सिरदर्द, खांसी ब्लैक फंगस के लक्षणों में से एक है। खूनी उल्टी, यह भी ब्लैक फंगस के लक्षणों में से एक है। इसके अलावा नाक से खून आना, इस तरीके के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आंखों या नाक के आसपास दर्द रहना, आंखों या फिर नाक के आसपास लाल निशान होना, आंखों में दर्द, धुंधला दिखाई पड़ना, यह भी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। गाल की हड्डी में दर्द, एक तरफा चेहरे का दर्द या चेहरे पर स्वेलिंग होना, दांतों में ढीलापन महसूस होना, मसूड़ों में तेज दर्द, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना। और चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ। परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर शरद लखोटिया है, नेत्र विशेषज्ञ। के हांडा है, ईएनटी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर जितेंद्र गिल हैं, आयुर्वेदिक अधिकारी, कैथल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के हांडा जी, सीधा आपका रुख करते हुए, एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी के त्राहिमाम से गुजर रहा है और कहर जिस तरीके से बरपा रहा है कोरोना वायरस, पूरा देश उससे गुजर रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस क्या होता है, ये इन्फेक्शन, और कितना ज्यादा घातक हो सकता है? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। डॉक्टर शरद लखोटिया, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो ब्लैक फंगस है, जिसे हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं या जाइगोमाइकोसिस भी बोलते हैं, ये एक फंगल इन्फेक्शन है। और ये फंगल कोई नई चीज नहीं है। ये फंगस तो वैसे ही हमारे हर जगह है अवेलेबल। सॉइल में है, पेड़ पौधों में है, जमीन में है, सड़े हुए आपके फ्रूट जो खराब हो रहे हैं उनमें है, हवा में है, आप पेंट कहीं हो रहा है उसके वहां पे है, आपका कोई फर्नीचर है उसके पीछे जो दीवार है उस पे फंगस है। ये फंगस प्रेजेंट है। इसके स्पोर्स आप डेली इनहेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये इसको अपने आप टैकल कर रही है और ठीक कर रही है। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए तो यही संक्रमण कर रहे हैं और इसको ये फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। अब ये फंगल इन्फेक्शन पहले समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग सिम्टम आपने बताई, ये सिम्टम तो बहुत सारी बीमारियों के साथ फिट हो जाती है, तो समझ नहीं पाएंगे। तो हमें समझाने के लिए एक्सप्लेन करना है कि अलग अलग तरह के 5 रूट हैं जिससे ये इन्फेक्शन घुसता है बॉडी में। पहला जो कॉमन रास्ता है वो नाक से है और इसको राइनोसेरिब्रल वैरायटी बोलते हैं, यानी नाक से घुस के ब्रेन में जाना, और ये सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। दूसरा है लंग्स में जाना, वो पल्मोनरी वैरायटी है। अगर कटी हुई स्किन है वहां से भी जा सकता है, वो क्यूटेनियस वैरायटी है।
मुंह से आप खा रहे हैं और पेट में जा रहा है, उसकी अलग सिम्टम्स हैं, वो भी एक वैरायटी है। और एक डिसेमिनेटेड है जो नॉर्मल बहुत अलग तरह से फैला हुआ है चारों तरफ से। जी। डिपेंडिंग ऑन कौन सी जगह से पहुंचा है उसी तरह के सिम्टम्स शुरुआत होंगे। ये जरूरी नहीं है कि जितने आपने सिम्टम्स बताए वो सारे होंगे, जी। डिपेंड करता है। ठीक इसमें है। राइनो सेरिब्रल वैरायटी सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट है और इसी से जान को खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन डॉक्टर लखोटिया, जैसा आपने अभी अभी बताया, ये कोई नया वायरस नहीं है, पहले भी ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन ये एक रेयर वायरस जरूर है। और कोरोना काल में कोविड से जो मरीज ठीक हो रहे हैं, उनमें जब ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या ये इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से सामने आ रहे हैं? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्या केवल यही कारण है इसका? देखिए, ये म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगाई है, ये वायरस नहीं है, पहला नंबर। और ये वायरस जब इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी हमारी लो हो जाती है। नॉर्मली ये फंगल हमारी बॉडी के साथ एडजस्टमेंट है। हमारे बॉडी में कितने सारे तरह के फंगस हैं, सब बीमारियां नहीं देते हैं। तो जो बीमारी ये देते हैं वो तब देते हैं जब आपकी इम्यून रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको डील करने के लायक नहीं है, तब ये प्रॉब्लम देते हैं। अब कोविड पेशेंट्स में देखिए, जो इम्पोर्टेंट जानकारी लोगों तक पहुंचनी है वो ये है कि डायबिटीज के मरीज जिनकी अनकंट्रोल्ड शुगर है, या जो इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट्स हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट या और लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या जो कैंसर का इलाज चल रहा है, या जिनकी न्यूट्रोफिल काउंट कम है, किसी कारण से न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और ये इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कोविड में जैसे ही आपके सेकेंड वीक और थर्ड वीक के समय में जब आप कोविड से तो बाहर हो गए, तो ये नई आफत आपने मोल ले ली। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, आज के दिन कोविड में स्टेरॉइड का भरमार यूज हो रहा है। अगर आपने स्टेरॉइड यूज किया और शुगर को कंट्रोल प्रॉपर नहीं किया, या डायबिटिक पेशेंट की शुगर अनकंट्रोल पहुंच गई और आपने उधर तो इलाज जो बॉडी के अंदर आपने एक साइटोकाइन स्टॉर्म को डील करने के लिए स्टेरॉइड यूज किया, लेकिन अनजुडिशियस यूज भी स्टेरॉइड का बहुत हो रहा है, जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है और इससे आप फंगल इन्फेक्शन को प्रोत्साहित कर रहे हैं आने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। इसी बात को मैं डॉक्टर जितेंद्र के पास लेकर चलती हूँ। डॉक्टर जितेंद्र, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है, क्योंकि डायबिटीज का अगर कोई पेशेंट है और वो कोविड से भी जूझ रहा है, ऐसे में अगर उसकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, स्टेरॉइड्स उसको दे दिए गए, तो वो जल्द ही इस इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। डॉक्टर जितेंद्र, कैसे बचाएंगे लोग अपने आप को इस ब्लैक फंगस से? जी देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने और डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से ये जो जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, ऐसे ही लोगों पर ये फिर अपना दुष्प्रभाव दिखाता है। अदरवाइज आपकी बॉडी में ये फंगस है, लेकिन जब तक आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तब तक ये आपको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक पड़ता है, थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, तो ये अपने आप को फेवरेबल एटमोस्फेयर मिल जाता है, इसको ये ग्रो करता है और आपके अगर लंग्स में है तो लंग्स को डैमेज कर देगा, और ब्रेन में चला जाए तो फिर ब्रेन को डैमेज कर देगा, जिससे डेथ की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, बेसिकली एक ही चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना है जी। और डेफिनेटली डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड या अननेसेसरी मेडिसिन की वजह से कई बार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो आयुर्वेद में ऐसे नेचुरल चीजें हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत कारगर है। न केवल वो इस कोविड-19 की महामारी में भी कारगर है, बावजूद इसके साथ साथ वो आपकी आने वाली फर्दर रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड जो भी डिजीज है उन सब में बड़े अच्छे से प्रयोग दिखाती है। और जैसा कि हल्दी एक बहुत जबरदस्त तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। और आप देखेंगे कि हल्दी में कुरक्यूमिन नामक एक तत्व होता है जो एंटी कैंसरस होने के साथ साथ आप देखेंगे कि वो आपकी वायरल लोड है या वायरस को ग्रो करने से रोकता है क्यूरक्यूमिन, और इसी प्रकार से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर एंटी फंगल भी इतनी जबरदस्त तरीके से काम करती है हल्दी। तो जैसा हम लोगों को बताते हैं कि पोस्ट कोविड या बिफोर कोविड आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए और हल्दी का यूज आप थोड़ा सा, और सौभाग्य से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि है, उन्होंने हल्दी को हमारे जीवन में आत्मसात कर दिया। आप देखेंगे हमारे जितने भी धार्मिक कार्य हैं या हम जो भी किचन के अंदर रसोई में जो भी खाना बनाते हैं, दाल या सब्जी, हर चीज में हम हल्दी डालते हैं। तो सौभाग्य से हमारे ये हमने अपने जीवन में डाली हुई है। थोड़ी सी इसकी मात्रा बढ़ाएं
और अच्छी क्वालिटी की हल्दी लें। आजकल मार्केट में थोड़ा सा मिलावट का दौर ज्यादा है, कई बार हम मसाले बाहर से खरीदते हैं तो उनमें मिलावट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हो सकता है तो आप गांठ वाली हल्दी लेकर उसको पीसिए और आधा चम्मच हल्दी आप दिन में एक बार लीजिए। यदि आपकी पित्त प्रवृत्ति है, शरीर में आपको गर्मी पहले से ही ज्यादा है, तो उसको बॉयल मत कीजिए। उसको वैसे ही आप जैसी खांड या गुड़ या शहद या शक्कर या किसी भी चीज के साथ आप दिन में एक बार लीजिए, तो उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी फंगल इन्फेक्शन को रोकने में मददगार होगा। वायरल इन्फेक्शन में रोकने में हल्दी बहुत जबरदस्त। मैं वापस लौटूंगी डॉक्टर जितेंद्र आपके पास। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से केवल होम रेमेडीज के माध्यम से भी हम इन तमाम वायरस से बच सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रांग रख सकते हैं। के हांडा जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। के हांडा जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर से हम जूझ रहे हैं, तीसरी लहर आने की आशंका है और यह भी कहा जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से कि अगर तीसरी लहर आती है तो वो बच्चों पर ज्यादा अटैक कर सकती है। ये जो ब्लैक फंगस है, क्या ये केवल कोविड से रिकवर्ड हुए मरीजों पर ही अटैक कर सकता है या किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, बच्चों को भी? के हांडा जी, देखिए, ये जो ब्लैक फंगस जिसका साइंटिफिक नेम म्यूकरमाइकोसिस है, पहले होता था जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पर जो इंसिडेंस था बहुत कम था। मैं महीने में एक केस देखता था। पर अब कोविड के दूसरी वेव में मैं एग्जांपल देखता हूँ, पहली वेव में हफ्ते में हम एक केस देख रहे थे, अब दिन के मैं 12 से 13 केस देख रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली सेकेंड वेव से रिलेटेड है, स्टीरॉइड के लॉन्ग टर्म यूज से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्टीरॉइड की बहुत हाई डोजेस से, और चौथा फेरेटिन से रिलेटेड है। जिन लोगों का फेरेटिन रेज्ड है उसमें भी देखा जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शन ज्यादा है। पर जिस नंबर से केसेस आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब चौंका देने वाली बात है। बिल्कुल। और वायरस के प्रॉब्ली जो म्यूटेंट वायरस है उससे रिलेटेड है ये। बिल्कुल। डॉक्टर लखोत्रिया, देखिए एक सवाल यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर इसका पता लग जाता है, इस इन्फेक्शन का, तो क्या लोगों को बचाया जा सकता है या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि 50% मोर्टेलिटी रेट इसका बताया जा रहा है, तो कैसे लोगों को बचाया जा सकता है? क्या अर्ली स्टेज पर अगर डायग्नोस हो जाए तो बच सकते हैं लोग? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, एक तो प्रिवेंशन और एक अर्ली ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, जैसे आपको बताया कि करेक्ट यूज ऑफ स्टेरॉइड है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, तो आपने माना। साथ में जब ऑक्सीजन दे रहे हैं तो कई बार हॉस्पिटल्स के अंदर जो आपका फ्लो मीटर है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर, उसमें पानी जो है उसको सफाई अगर नहीं होती है प्रॉपर, और पानी हर बार चेंज करना चाहिए और आपको डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए। वो नहीं यूज करते हैं, नॉर्मल टैप वाटर यूज करते हैं, जिससे स्पोर्ट्स जा सकते हैं और ये कॉज कर सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि जो ट्यूबिंग्स हैं वो भी सेट आपका डेली चेंज होना चाहिए। नेजल प्रॉन्ग्स हैं, ट्यूबिंग्स हैं, और आपका जो मास्क लगाते हैं उसके ऊपर, तो उसको चेंज करना चाहिए, उसमें स्पोर्ट्स जा सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो 3 बेसिक हम लोग बताते हैं, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए और डिस्टेंस करिए, यही चीज इसके लिए भी, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मुंह पे मास्क पहना हुआ है तो स्पोर्ट्स अंदर जा ही नहीं सकते हैं, म्यूकोरमाइसिस होगा ही नहीं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हाथ वॉश करके क्लीन करिए। डर्टी सरफेसेस पे भरे हुए रहते हैं स्पोर्ट्स, ये जो आप कोई भी चीज छूते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट अनस्टरलाइज्ड है, इधर उधर कोई चीजों से ये आपके अंदर चले जाते हैं। तो वही वापस है कि आपको हाथ को हैंड्स हाइजीन मेंटेन करना है और डिस्टेंस तो ठीक ही मेंटेन करना। इसके अलावा अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके क्यों जरूरी है इसको डायग्नोज होना। देखिए, ये जब नाक से जो राइनो सेरिब्रल वैरायटी है नाक में जाती है तो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। उसके बाद वहाँ के म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी जो साइनसेस से म्यूकस मेम्ब्रेन वहां से होते हुए ये आई के अंदर अफेक्ट करती है, और जब आई में अफेक्ट करती है तो ये ब्लाइंडनेस कॉज करती है। फिर वहां से ये ब्रेन में जाती है। ब्रेन में पहुंचना मतलब फेटल, यानी ये मृत्यु तुल्य हो गया। तो आपको यहीं पे रोकना है। तो ये कैसे रोक सकते हैं? या तो आप साइनस क्लीन करके वहीं तक रोक दें तो आंख भी बचा लेंगे, और नहीं तो आपने थोड़ा डिले किया तो आंख को निकालना भी पड़ेगा, बिकॉज लॉस ऑफ साइट भी होगी और आंख को निकालना भी जरूरी होगा, पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। और अपने बचाने के लिए, नहीं तो 5 दिन की डिले आपके इस पार या उस पार ले जाएगी, यानी आपको अर्ली डिटेक्शन होना जरूरी है। एक बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही वो हाइजीन से जुड़ी थी। कोरोना के इस काल में हम सब लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो लापरवाही के चलते कॉटन मास्क है उनको अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, सर्जिकल मास्क है उनको डिस्पोज नहीं करते हैं, बार बार उनका यूज करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक जरिया बनता है फंगस के अंदर इन्फेक्ट करने का? देखिए,
मास्क आपका नॉर्मल मास्क कोई भी जो पहनते हैं वो आपके स्पोर्स जो फंगस स्पोर्स है उसको अंदर नहीं जाने देता है। ठीक। एंट्री अंदर होगी, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी कम है तब जाके इन्फेक्शन होगा। अगर आपने मास्क पहना तो स्पोर्स ही नहीं जाएंगे। तो एक प्रिवेंशन के लिए एक फंडामेंटल लोगों के नॉलेज के लिए बताता हूँ। और दूसरी बात बताता हूँ, अब सिम्टम्स समझना होगा कि कौन सी सिम्टम आपको तुरंत बेचैन करनी चाहिए। अगर राइनोसेरेब्रल वैरायटी है तो आपको अचानक से सर दर्द हो गया, अगर मान लीजिए लंग से इन्फेक्टेड है तो आपको खांसी और फीवर हुई, और अगर साइनसिस से आपके आंख में और ब्रेन की तरफ जा रहा है तो आपको सिम्टम होगी, लाली आएगी चेहरे पे, आपके नेजल क्रस्ट आने लग जाएंगे, लाल लाल खून के और मोटे ब्राउनिश कलर काला रंग के भी वो ब्लड के क्लॉट्स भी आ सकते हैं। इस तरह की चीजें होंगी। दर्द उठेगा काफी जोर से, एक साइड का दर्द होगा, और विजन लॉस होना भी शुरू हो जाएगा। एक आंख में, दोनों आंखों में इन्वॉल्व हो सकता है, और सरदर्द बहुत जबरदस्त होगा, एक साइड का पेन होगा। कोई भी तरह की ये चीजें आते ही पोस्ट कोविड 2 हफ्ते से 3 हफ्ते रिकवरी पीरियड में जब आए और आपकी हिस्ट्री और स्टेरॉइड की, आप तुरंत अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करिए, और एक टीम जो कि ENT, आई और एक इस तरह के जो पूरी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव टीम बनती है वो फिर आपके इवैल्यूएशन करेगी। जांच बहुत सिंपल है, बायोप्सी लेके अगर आप उसको देखेंगे तो फंगाई तो सीधा माइक्रोस्कोप में दिख जाता है, नहीं तो केवल स्टेनिंग कर सकते हैं और कल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन आधा घंटे में डायग्नोसिस हो जाएगा। इसके अलावा CT स्कैन, MRI कई चीजें हैं वो भी की जा सकती हैं जब भी आपको संदेह हो। तो डायग्नोसिस करने में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा भी जब भी सिम्टम आए तो ये सिम्टम को इग्नोर नहीं करना है। जैसे ये सिम्टम आए, लाली, दर्द उठे एक साइड में, प्रोप्टोसिस, आंख के अंदर प्रोप्टोसिस का मतलब आंख बाहर की तरफ निकल के आ गई है, उभर के आ गई है, और टोसिस यानी पलक गिर गई है नीचे, ऊपर की तरफ उठ नहीं रही है। ये कोई भी तरह की चेहरे की डिफॉर्मिटी हो, पेन हो, दांतों में दर्द उठाओ, जैसा आपने शुरू में बताया, ये सब चीजें आपको तुरंत इंडिकेट करती हैं कि ये एक इमरजेंसी है, इसका इलाज हो, और वो डॉक्टर की टीम, कॉम्प्रिहेंसिव टीम आपस में डिसाइड करके फास्टेस्ट एक रिकवरी का काम कर सकती हैं। टाइम से आप पहुंच गए तो लाइफ भी बच जाएगी, आंख भी बच जाएगी, जीवन भी बचेगा। डॉक्टर के इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोगों के अंग तक निकालने पड़े हैं लोगों को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी को सेव करने के लिए, और कई ऐसे केसेस भी आए जिसमें लोगों की मौत हो गई। तो यानी कि ये वायरस खतरनाक तो जरूर है, लेकिन कितना खतरनाक है और कैसे इससे बच सकते हैं, आपकी क्या राय इस पर? देखिए, पहला मेरा मैसेज ये है कि स्टीरॉइड जो यूज है किसी डॉक्टर की निगरानी के बिना मत लीजिए, क्योंकि स्टीरॉइड को देने का साइंटिफिक तरीका है, एक करेक्ट डोज होती है, करेक्ट टाइम होता है। अब हो क्या रहा है, व्हाट्सएप पर प्रिस्क्रिप्शन से हर लोग अपना ट्रीटमेंट कोविड का खुद करवा रहे थे, और स्टीरॉइड बहुत ही लंबे टाइम तक लिए गए। दूसरा, जैसे किसी ने पहले बताया, मास्क वगैरह सब प्रिकॉशंस वो बिल्कुल वाजिब हैं, पर एक बार आपको कोविड हो गया है तो इसको होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तीसरी चीज, जो सिम्टम है उन्हें अनदेखा मत कीजिए। नाक का बंद होना, थोड़ा ब्लडी डिस्चार्ज आना, एक एनेस्थीसिया चीख पर होना, कुछ आई के सिम्टम, विजन में प्रॉब्लम, आंख का बड़ा होना, पानी आना, लाल होना, एकदम मेडिकल सलाह लीजिए। आप मानेंगे नहीं, आज मैं 6 पेशेंट्स ऑपरेट करके आया हूँ इसके म्यूकरमाइकोसिस के जी। इतना वॉल्यूम इसका आ रहा है, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आई वाले स्पेशलिस्ट ने, अगर आंख पर पहुंचता है तो और ऑर्बिटल एपेक्स पर पहुंचता है तो आंख निकालने की नौबत आ जाती है। अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो हम एंडोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा साइनसेस और नाक को साफ करके और पेशेंट को एंटी फंगल, लाइपोसोमल एंटी फंगल और उस पर डाल के बच सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहे हैं, पूरी तो कीजिए। ये बिल्कुल इसको अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत तेजी से बीमारी शरीर में फैलती है, और ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट करती है, और उसके आगे जो टिश्यूज हैं, डिस्टल टिश्यूज हैं, उनका एंड आर्टराइटिस ऑब्लिटरांस मतलब कालापन कर देती है। तो आगे के सारे टिश्यू डेड होते हैं और प्रोग्रेसिवली होते जाते हैं, और अगर ब्रेन में पहुंच जाए तो मोर्टेलिटी 90% है। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे और भी पूछना चाहूँगी डॉक्टर के, आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, आप पहले भी ऐसे केसेस को ज़रूर डील करते होंगे। आपने अभी भी बताया कि आप अभी 6 केसेस को डील करके आ रहे हैं। अगर आपने पहले कोई ऐसा केस डील किया हो, क्या आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस इसमें रहता है? डिफरेंस
देखो म्यूकर तो पहले भी था, पर इंसिडेंस बहुत कम था। जैसे मैंने कहा, पहले महीने में एक पेशेंट देखते थे, आज दिन के इतने पेशेंट देख रहे हैं। डिफरेंस ये है कि अभी बीमारी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, इनफैक्ट ज्यादा तेजी से जा रही है। हम घंटों में, दिनों में देख रहे हैं कि जो चीज नाक में थी, आईज में सीधे पहुंच गई और 2 दिन के बाद ब्रेन में भी पहुंच गई। तो ज्यादा प्रोग्रेसिव है, या वायरस का म्यूटेंट है, कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस मरीजों का ज्यादा है, पर डेफिनेटली ज्यादा इस समय खतरनाक है। डॉक्टर जितेंद्र, देखिए बीमारी कोई भी हो, लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम बीमारी से बचें कैसे और उससे हील कैसे हों? क्या आप मैसेज इस मंच के जरिए दर्शकों को देना चाहेंगे लाइफस्टाइल से जुड़ा? देखिए बिल्कुल, ये आपने डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कितनी भयावह स्थिति आ सकती है। तो इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आयुर्वेद शुरू से ही कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है, कि हम उसको बीमार ही ना होने दें। और उसके लिए हमें थोड़ा सा हमारा खान पान है जो आहार विहार अच्छा रखें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सी प्रकृति ने हमें प्रचुर मात्रा में बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां आपके आसपास में दी है। जैसे मैंने हल्दी बताया, इसी प्रकार से गिलोय है, इसी प्रकार से बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जैसे श्रवण बसंत मालती है, बहुत अच्छी इम्यूनोबूस्टर मेडिसिन है। उसके साथ साथ आप रस माणिक्य एक बहुत जबरदस्त आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो अगर आप किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन की देख रेख में देंगे तो ये किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इंप्रूव रखिए और योगा अभ्यास को आप जरूर आत्मसात कीजिए। कम से कम 10-15 मिनट, कम से कम आज के समय में तो लोगों को समझना पड़ेगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमको बीमारियों से बचा सकती है। बिल्कुल। आप फंगल इन्फेक्शन के लिए जितनी भी एंटी फंगल ड्रग्स दी जाती है, उनके भी बड़े लंबे चौड़े साइड इफेक्ट हैं। अगर वो भी प्रॉपर डोज में ना दी जाए और वो भी लोग अपने आप उनको खाने लग जाते हैं, कई बार भय की स्थिति इतनी ज्यादा समाज में हो जाती है कि जिस प्रकार से अब लोगों ने अननेसेसरी कोविड के भय से, कोरोना के डर से स्टेरॉइड खाने शुरू कर दिए, उसी प्रकार से ये ब्लैक फंगस की वजह से भी लोगों में इतना पैनिक आ सकता है कि वो अपने आप ही एंटी फंगल ड्रग्स लेने शुरू कर दे। तो उसके भी बड़े लंबे चौड़े साइड इफेक्ट आपकी किडनी पे आ सकते हैं, आपके लीवर पे आ सकते हैं। तो मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि आप डरिए मत, आप अपनी खान पान की आदतें अच्छी रखिए, थोड़ा सा योग को आत्मसात कीजिए। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां आपके पास अवेलेबल है, जैसे हल्दी को एक नेचुरल स्टेरॉइड बोला गया है हमारे आयुर्वेद में। आप हल्दी को लेंगे तो इसके कोई लंबे चौड़े साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसी पित्त प्रवृत्ति के व्यक्ति को ये गर्मी कर सकती है। लेकिन आपके मंच के माध्यम से मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप हल्दी का प्रयोग जरूर करें और इसकी मात्रा थोड़ी सी आप भोजन में बढ़ा सकते हैं, या हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, या हल्दी को वैसे आप आधा चम्मच ले सकते हैं, या पानी में बॉईल करके ले सकते हैं, ताकि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे और आपको कोरोना के साथ साथ जो इस प्रकार की कोरोना के बाद के जो साइड इफेक्ट है उनसे भी रूबरू ना होना पड़े, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। और यदि आप बहुत जल्दी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते हैं तो देखिए, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि ये बहुत इम्यून सिस्टम एकदम से कि आप 5 दिन में इम्यून सिस्टम को बूस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक सतत लंबा प्रयास करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कंटिन्यू अपनी जीवन शैली में सुधार लेके आना पड़ेगा। आपको बहुत सी डाइट में, अपने खान पान में ऐसी चीजों को शामिल करना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे कि आप यदि ड्रिंक करते हैं या आप ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उन चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और जितनी भी हमारी किचन के अंदर जितनी भी मसाले हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि आहारो महाभिषजम, आहार से बढ़कर कोई भी औषधि नहीं है इस संसार में। जो भी हम खाते पीते हैं उसी से हमारा शरीर का निर्माण होता है और उसी से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। तो हमें अपने खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, ना केवल अब ये कोरोना या ब्लैक फंगस के डर से हम बिल्कुल। लेकिन इस समय पर लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अपने आहार को अच्छा रखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप इस वक्त अडॉप्ट कीजिए और यही सबके लिए बेहतर होगा। डॉक्टर लखोटिया, क्या ये म्यूकरमायोसिस स्वस्थ लोगों पर और बच्चों पर भी अटैक कर सकता है? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, स्वस्थ लोगों पे अफेक्ट नहीं होता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी नॉर्मली स्पोर्ट्स आते हैं और टैकल हो रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। बच्चों में भी ज्यादा ऐसा इंसिडेंस नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, डायबिटीज है, जिन्होंने स्टेरॉइड ज्यादा डोज लिया है और 2-3 हफ्ते कोविड के बाद जब आपकी
बॉडी इम्यूनिटी काफी कम है, उस समय रिकवर कर रहे हैं, इस दौरान में ये पाया जा रहा है। क्या कोविड लेकिन से संक्रमित होते समय भी ये इफेक्ट कर सकता है या फिर जब रिकवर हो जाते हैं तो उसके कुछ हफ्तों के बाद? डॉक्टर लखोटिया, रिकवर जब हो जाती है, क्योंकि कोविड जब चल रहा होता है तब ये फंगस इन्फेक्ट नहीं करता है। जब कोविड से रिकवरी हो रही है इस समय ये अफेक्ट करता है, और पर्टिकुलरली जब शुगर आपकी अनकंट्रोल चल रही है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपको स्टीरॉइड दे दिया और शुगर बढ़ गई और आपको नहीं मालूम, तो ये ऐसे समय में होता है। कई बार जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनको भी इतना हाई स्टीरॉइड से उस समय शुगर लेवल हाइपरग्लाइसीमिया जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, उनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ यंग लोगों में 27-28 साल के लोगों में भी म्यूकोमाइकोसिस, जिसमें कि आपको डायबिटीज नहीं है, उनमें हुआ है। क्योंकि जैसे बताया डॉक्टर आना ने कि ये जो वेरिएंट है इसकी ये विरुलेंस काफी ज्यादा है कोविड की। तो इस सेकेंड वेव के अंदर बहुत सारे एटिपिकल केस भी आ रहे हैं। तो इसीलिए हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ऑक्सीजन के अंदर पानी का ऑक्सीजन फ्लो मीटर में पानी का बदल करना, हाथ की हाइजीन रखना, मास्क पहनना, स्पोर्ट्स को प्रिवेंट करना, बॉडी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ाना, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में स्टीरॉयड का प्रॉपर मॉनिटरिंग होना, और अदरवाइज भी हाई स्टीरॉयड जब भी देना हो, चाहे साइटोफॉन स्टॉर्म हो, जैसे भी हो, उसमें एक मॉनिटर करके और प्रॉपर पैरामीटर्स को देखते रहना। और जैसे ही फर्स्ट साइन दिखे आपको म्यूकोरमाइकोसिस की, आपको तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट इनिशिएट करना है। तो सब चीजें रिवर्सिबल है और ठीक हो जाएगा, बस लेट नहीं करना। यही मैसेज। डॉक्टर के आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आज जब मैं R&D कर रही थी कई जगहों पर मैंने ऐसा पढ़ा कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये ब्लैक फंगस। ये तो है ही ना, क्योंकि कोरोना निमोनिया करता है, और सिर्फ जब वायरस शरीर में जाता है वायरीमिया से कोई नहीं मरता। बेसिक प्रॉब्लम होती है जब निमोनिया होता है, एक साइटोकाइन स्टॉर्म होता है जिसमें इम्यूनिटी एकदम लो होती है और वो इफेक्ट होता है। कोरोना डेफिनेटली ये कोरोना से का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, और कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी प्रोग्रेशन जो है वो सब कुछ 4-5 दिन में खत्म हो सकता है। और कोरोना निमोनिया में भी मोर्टेलिटी है 5% है। अगर 100 कोरोना के पेशेंट हैं, 10 को निमोनिया होता है, उसमें से 5% की मोर्टेलिटी ब्रॉड फिगर है। यहाँ पर इवन विद ट्रीटमेंट मोर्टेलिटी इज कुछ 40% इवन विद ट्रीटमेंट। चलिए ठीक है, इसका मतलब लोगों को यहाँ पर सावधानी बरतने की भी उतनी ही जरूरत है, हल्के में नहीं लेना है। मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, ब्लैक फंगस ये कोई नया नहीं है, लेकिन रेयर है। अगर ये फंगस मस्तिष्क पर अटैक कर दे तो मौत भी हो सकती है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। लक्षण महसूस होते ही डॉक्टर के पास जाएं और तुरंत इलाज कराएं। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।